यदि कभी समतल वृत्तीय मार्ग पर कार को चलना है तो चलने के लिए ये जरूरी है कि आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान हो। आवश्यक अभिकेंद्री बल जब ही प्रदान होगा जब कार और सड़क के बीच में लगने वाला घर्षण बल का मान ज्यादा हो। यदि घर्षण बल का मान कम हो जाएगा तो हमें आवश्यक अभिकेंद्री बल नहीं मिलेगा, और आवश्यक अभिकेंद्री बल नहीं मिलने से समतल वृत्तीय मार्ग में जब कार चलेगी तो फिसल जाएगी और दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसलिए यह जरूरी है कि समतल वृत्तीय कार का जो मार्ग होगा वह चिकना नहीं होना चाहिए, एक नंबर। दूसरा, उसको आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान हो सके। आवश्यक अभिकेंद्री बल कब प्रदान होगा? जब वृत्तीय समतल मार्ग में लगने वाले घर्षण बल का मान ज्यादा हो या अभिकेंद्री बल के बराबर हो। तो आज हम इस पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आवश्यक अभिकेंद्री बल कितना होना चाहिए और कार की गति कितनी होनी चाहिए। स्वाभाविक आप लोग जानते होंगे जब समतल वृत्ताकार मार्ग में यदि हम चलेंगे, किसी कार में बैठे होंगे तो हमारी स्पीड मान के चलो 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चल रही है, लेकिन यदि मोड़ आ जाती है तो हमें अचानक क्या करना होता है? अपनी कार की स्पीड को कम करना होता है। क्यों? क्योंकि हमें ये जानकारी है कि यदि हम स्पीड में चलेंगे तो कार की दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, कार में दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। उसको कम करने के लिए सड़क को चिकना नहीं बनाया जाता है, उसको उसमें कुछ गड्ढे जरूर होते हैं, खुरदरा सड़क बनाया जाता है और समतल वृत्ताकार मार्ग को देखते हैं, चेक करते हैं। मान के चलें कि मेरे पास ये समतल वृत्तीय मार्ग है, समतल वृत्तीय मार्ग। अब समतल वृत्तीय मार्ग का मतलब क्या होता है कि ये जो वृत्तीय मार्ग है इसके ये वाला सिरा और ये वाला सिरा आप चेक करेंगे तो दोनों सिरे प्लेन होंगे, मतलब समतल होंगे, ना ये उठा होगा ना ही ये दबा होगा। जनरली आप सड़क को देखते हैं वृत्तीय मार्ग को तो आपका ये वाला हिस्सा जहां पर मुड़ना होता है, जहां पर केंद्र होता है, मुड़ना होता है, ये कुछ दबा होता है और ये कुछ उठा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो ये सड़क है बिल्कुल प्लेन है, ना ही ये दबा हुआ है ना ही उठा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे समतल वृत्तीय मार्ग। अब इसमें मुझे कार को चलाना है तो कार चलाने के लिए मान लेता हूं समतल वृत्तीय मार्ग है और ये समतल इसलिए बिल्कुल सीधा होगा सरफेस। अब यहां पर एक कार को बनाता हूं मैं, ये कार है, आप देख लें ये कार। इस कार के पहिए बना देता हूं, इस कार के पहिए हैं। अब देखिए ये कार है तो कार में इसका भार होगा, तो कार का भार हमें पता है कि नीचे की ओर लगेगा W बराबर mg। कार का भार W बराबर mg नीचे की ओर लगेगा। और जितना बढ़ने के लिए आवश्यक पॉइंट ये है कि यदि कार को समतल वृत्तीय मार्ग में चलना है तो चलने के लिए अभिकेंद्री बल प्रदान होना चाहिए। तो अभिकेंद्री बल का मान घर्षण बल के बराबर हो या घर्षण बल का मान अभिकेंद्री बल से ज्यादा हो। तो अभिकेंद्री बल कितना होता है? आपने पढ़ा है F बराबर mv²/r। अब ध्यान से देखिए, m तो क्या हो गया द्रव्यमान, v क्या हो गया गति या चाल, और r हो जाएगी हमारी ये वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, यहां से यहां तक की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यहां से प्रारंभ करते हैं। तो आवश्यक क्या है? अभिकेंद्री बल कब प्राप्त होगा? जब घर्षण बल का मान अभिकेंद्री बल के बराबर हो जाए या घर्षण बल का मान ज्यादा हो जाए अभिकेंद्री बल से। तो ये सड़क समतल वृत्तीय मार्ग में बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी फिसलन के ये चलती रहेगी। तो हम यहां पर मानेंगे इसको करने के लिए, माना कि कार का भार mg है तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R है। अब देखिए यहां पर टायर और सड़क के बीच में घर्षण बल F1/F2 लग रहा है और अभिलंब प्रतिक्रिया R1/R2 लग रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा कार
के टायरों और सड़क के बीच, कार के टायर और सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल F1 व F2 है। अभिलंब प्रतिक्रिया R1 व R2 है। अब देखिए अभिलंब प्रतिक्रिया बल किससे संतुलित हो रहा है? mg, भार mg के कारण अभिलंब प्रतिक्रिया बल संतुलित हो रहा है। और टायरों के बीच लगने वाला घर्षण बल किससे संतुलित हो रहा है? अभिकेंद्री बल से। ठीक है, ये भार अभिलंब प्रतिक्रिया से संतुलित हो रहा है और घर्षण बल संतुलित होना चाहिए अभिलंब प्रतिक्रिया बल से, जब ही ये कार समतल वृत्ताकार मार्ग में चल सकती है, ना तो ये फिसल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे, अब पहले वाले टायर के बीच में लगने वाला घर्षण बल F1, दूसरे वाले टायर के बीच में लगने वाला घर्षण बल F2, अभिलंब प्रतिक्रिया R1 व R2 है। अब मैं इनका घर्षण बल निकालता हूँ। टायरों और सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल, तो यहां पर पहले वाले टायर को देखेंगे, घर्षण बल क्या है? F1 बराबर म्यू एस R1, F1 बराबर म्यू एस R1। ये म्यू एस क्या है? क्योंकि ये कार क्या होगी, ठीक फिसल जाएगी, ठीक फिसलने की अवस्था में है। इसको संतुलित बनाने के लिए आवश्यक है कि अभिकेंद्री बल प्राप्त हो जाए, तो ठीक फिसलने की अवस्था में है। तो यहाँ पर जो म्यू एस है, इसको बोला जाता है स्थैतिक घर्षण गुणांक। म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है। और एक और लगेगा दूसरे टायर पर, F2 बराबर म्यू एस R2, F1 बराबर म्यू एस R1, F2 बराबर म्यू एस R2, जहां म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक है। जहां म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक है। अच्छा देखें, टायरों के बीच कुल घर्षण बल F बराबर होगा F1 प्लस F2, F बराबर F1 प्लस F2। यहां पर F1 का मान रखते हैं, F1 का मान देखिए म्यू एस R1, F2 का मान म्यू एस R2, म्यू एस R1 प्लस म्यू एस R2। अब कॉमन निकल रहा है म्यू एस कॉमन निकाल लेता हूं, तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2। म्यू एस बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। अब देखिए R1 प्लस R2 अलग अलग टायरों पर लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया है, जबकि कार का लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया कितना है? R है। तो R1 प्लस R2 की जगह में हम R रख देंगे, जहां R बराबर R1 प्लस R2, ये पुट कर देते हैं ये वैल्यू। तो F बराबर हो जाएगा म्यू एस इंटू R। ये समीकरण में 1 दे देता हूं। F बराबर म्यू एस इंटू R, मतलब कुल घर्षण बल टायरों पर लगने वाला F है और अभिलंब प्रतिक्रिया बल म्यू एस, मतलब स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। ये F घर्षण बल हम निकाल चुके हैं। अब हमने बताया था आपको प्रारंभ में कि आवश्यक अभिकेंद्री बल कितना होना चाहिए? घर्षण बल के बराबर, या पर घर्षण बल का मान ज्यादा हो अभिकेंद्री बल से। तो इन दोनों की वैल्यू को हम चेक करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, अब R का मान आप चेक करें, आप R किससे संतुलित हो रहा है? भार mg से। तो यहां पर भी हम R बराबर mg रख देंगे, क्योंकि ये संतुलित होगा, जो घर्षण बल है संतुलित होगा, तो R की वैल्यू रख देंगे। तो F बराबर हो जाएगा म्यू एस इंटू mg, म्यू एस इंटू mg। इसको समीकरण 2 मान लेता हूं, F बराबर म्यू एस इंटू mg। ठीक है, F बराबर म्यू एस इंटू mg। हाँ, तो
अब यहाँ पर मैंने घर्षण बल निकाल लिया है। अब संतुलित किससे होगा? ये आवश्यक अभिकेंद्री बल से। आप लोग को पता है आवश्यक अभिकेंद्री बल कितना होता है, mv²/r वृत्तीय मार्ग में। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे वृत्तीय मार्ग में, वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल कितना हो जाएगा? F = mv²/r। और ये r क्या है? वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ पर कहीं केंद्र होगा वृत्तीय मार्ग का, यहाँ से इसकी त्रिज्या है। F = mv²/r। समीकरण 2 है। तो अभी मैंने बताया था कि आवश्यक अभिकेंद्री बल का मान घर्षण बल के बराबर हो, या आवश्यक अभिकेंद्री बल का मान घर्षण बल का मान आवश्यक अभिकेंद्री बल के बराबर हो, या घर्षण बल का मान ज्यादा हो अभिकेंद्री बल से। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से देखें, दोनों ही बल बराबर हो जाएंगे तो ये संतुलित हो जाएगी, या घर्षण बल का मान ज्यादा हो जाए तो ये संतुलित हो जाएगा। तो संतुलित होने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, सड़क पर फिसलने से बचने के लिए, समीकरण 1 व 2 से, सड़क पर कहता है वृत्तीय मार्ग में कार को यदि अपनी गति बनाए रखना है, फिसलने से बचना है, तो आवश्यक अभिकेंद्री बल का मान घर्षण बल के बराबर हो, या घर्षण बल का मान अभिकेंद्री बल से ज्यादा हो। दोनों ही चीजों को हम देखेंगे और यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिखेंगे। तो क्या बन रहा है समीकरण 1 में देखें, समीकरण 2 देखें, घर्षण बल लग रहा है μs mg, ये अभिकेंद्री बल के बराबर हो जाए, ये अभिकेंद्री बल के बराबर हो जाए, या अभिकेंद्री बल से ज्यादा हो जाए, ये बराबर हो जाए या अभिकेंद्री बल से ज्यादा हो जाए। तो हमारे पास बनेगा μs mg is greater than f, μs mg is greater than f, या यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो μs mg, f की वैल्यू आपको पता है, ये mv²/r। चलिए m से m कैंसिल करते हैं, तो मेरे पास बचेगा μs g is greater than equal to v²/r, mg into g is greater than equal to v²/r। यहाँ पर हम कार की गति या कार की चाल को हम ज्ञात कर सकते हैं v के द्वारा, ठीक है, कार की गति या कार की चाल हम ज्ञात कर सकते हैं v के द्वारा। तो v का मान कितना होगा वो देखते हैं, ये r यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, μs rg is greater than equal to v², या मैं इसको लिख दूंगा v² is less than equal to μs rg, तो v is greater than less than equal to रूट μs rg, तो ये अधिकतम चाल कहलाएगी। v मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा, रूट μs rg, अधिकतम चाल है। समतल वृत्ताकार मार्ग में यदि कार को चलना है, फिसलने से बचना है, तो अधिकतम चाल रूट μs × rg होनी चाहिए। तो आपको इससे यह समझ में आ रहा है कि जब भी सड़क बनाई जाएगी तो सड़क बनाते समय सड़क को ज्यादा चिकना नहीं किया जाएगा। यदि ज्यादा चिकना कर देंगे तो फ्रैक्शन नहीं लगेगा, घर्षण बल नहीं लगेगा। घर्षण बल न लगने से सड़क पर चलने वाली कार फिसलने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। इसलिए सड़क को कभी ज्यादा चिकना नहीं बनाया जाता।